चलिए स्टार्ट कर। ठीक है, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ रविकांत मौर्य एंड वेलकम टू द गुरु मंत्रा एकेडमी। और कल हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, यूपी पीजीटी का कॉमर्स की जो। ठीक है, तो उसमें हमारा कल बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग पढ़ लिया था, बुक कीपिंग पढ़ लिया था हमने, और अकाउंटेंसी पढ़ लिया था। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस था, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस था, ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। और क्या ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और आज हमें आगे पढ़ना है बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो अकाउंट्स है उसमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स आपके यूज़ होंगे, मूल शब्दावली जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो यूज़ होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि इन्हीं पर आप जब अकाउंट्स आगे हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो यही सारी चीज़ें हमें बार बार ये टर्म्स हमारे सामने आएंगे। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ये है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूल शब्दावली में हमारा पहला है जिसका नाम है बिजनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि ये बिजनेस इस चीज़ का, ये कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ये दुकान खोले हैं, कुछ भी किए हैं, तो वो बिजनेस। तो बिजनेस होता क्या है? कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य, आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि लाभ कमाना है, तो वो क्या है आपके लिए? बिजनेस। कोई भी ऐसा काम जिसका मोटिव क्या है, जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अब आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप किसी गुड्स का बिजनेस कर सकते हो, सर्विसेज। जैसे हम टीचर हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको गुड्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं? अगर हम ये प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? बिजनेस है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए यही आपका बिजनेस है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमारा सेकंड है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है, एकदम आसान सा है कि जिस पैसे से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जैसे देखिए, ये अगर हमारी कोचिंग है, ठीक है, तो कोचिंग के लिए सबसे पहले हमको एक रूम चाहिए। ठीक है, सारे इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैसा हमने लगाया, कोचिंग ओपन करने के लिए हमने कुछ पैसा लगाया। अब रेंट रूम के लिए हमने अलग से पैसा लगाया। ठीक है, ये टीवी लाने के लिए पैसा लगाया, कैमरा लाने के लिए। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं ना। बिना पैसा लगाए हम इसको कहीं पे सड़क पे तो पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो जो पैसा हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूंजी या कैपिटल। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेट्स। असेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। असेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। अब संपत्ति कहते हैं कि हमारे पापा की संपत्ति ये है, हमारे भाई की संपत्ति इतनी है। अब ये होता क्या है? संपत्ति एक लाइन में समझे, संपत्ति का मतलब होता है जो आपका है। जो आपका है वो आपकी संपत्ति। अब हम यहाँ पे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं या कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं? तो कंपनी के पास जो भी एसेट्स, जो भी सामान है, वो उसके लिए क्या है? एसेट। जैसे कंपनी के पास मशीनरी है, कंपनी के पास बिल्डिंग है, कंपनी के पास फर्नीचर है, कंपनी के पास कार है, जो भी कंपनी का है वो सब क्या है? बिजनेस, सॉरी एसेट। ठीक है, अब एसेट को एक और तरह से भी समझ सकते हैं। जो जो कंपनी ने कोई भी ऐसी चीज जिससे वो अपना बिजनेस चलाएगा, उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी एसेट बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, जो बिजनेस का है वो एसेट है, जो बिजनेस ओन कर रहा है वो उसकी एसेट यानी कि संपत्ति जो बिजनेस का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व भी बोलते हैं और देयता भी बोलते हैं। जैसे समझिए ये क्या होता है? लायबिलिटी या दायित्व का मतलब होता है जो भी आपको किसी दूसरे को देना है। जैसे समझिए, एग्जांपल लेते हैं। ये है मिस्टर ए। ठीक है, ये है मिस्टर ए।
इन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने एक शॉप से बुक खरीदी, ठीक। इन्होंने इस शॉप से बुक खरीदी, लेकिन कैसे बुक खरीदी, उधार बुक खरीदी, उधार 500 रुपए की इन्होंने बुक खरीद ली। अब ये बुक तो इनके पास आ गई, लेकिन अभी पैसा यहां से गया, इनके पास पैसा गया है, यहाँ पे नहीं गया है, पैसा नहीं गया। तो अब मिस्टर ए को 500 रुपए इनको क्या करने हैं, देने हैं। अभी दिए नहीं है, 500 रुपए इनको देने हैं। तो ये इनकी क्या है, जो 500 रुपए इनको देना, यही इनकी क्या है, यही इनकी लाइबिलिटी है, यही इनका दायित्व है कि ये 500 रुपए इनको पेमेंट करें। जो भी आपको किसी दूसरे को देना है वो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। इसको हिंदी में दायित्व बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, गुड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा, अगर जैसे मान लेते हैं ये हमारी शॉप है, ठीक है, क्लोथिंग शॉप है, हमारा कपड़ा बेचने का काम है। तो हमारे यहाँ जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो कपड़ा हमारा क्या है, वही हमारा गुड्स है। जिस चीज में, जिस वस्तु में हम क्या कर रहे होंगे, अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, उसे को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं माल, ठीक है। अब कपड़े की शॉप है तो कपड़ा उसके लिए माल हो गया, है ना, यानी गुड्स हो गया। अब हम किताबें बेच रहे हैं तो किताबें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी। यानी कि जिस चीज का व्यापार हो रहा है उसे को क्या बोलते हैं, उसी को गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्लास में चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। गुड्स समझ लिया हमारा, यानी कि जिसमें व्यापार हो रहा है, जिस वस्तु में, उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है रिवेन्यू। रिवेन्यू जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं राजस्व, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड साथ साथ में लिखे हैं, एक है आपका रिवेन्यू और एक होता है प्रॉफिट। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग क्या मानते हैं रिवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज होता है, बट पर ऐसा नहीं है। रिवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं राजस्व और प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं फायदा या लाभ। ये लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं, ठीक है, या फायदा, मुनाफा, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसने अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि या तो वो सामान बेच रहा होगा या सर्विसेज बेच रहा होगा, है ना। कोई भी बिजनेस जितना भी उसने अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या किया है, बेचा है, जितना भी किसी बिजनेस ने, किसी कंपनी ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को जितना बेचा है और सेल होने पर जितना पैसा उसको मिला है, सेल होने पर जितना पैसा मिला है वही उसका क्या है, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है कि जितना भी आप सेल कर रहे हैं, जितना भी आपने बेचा है, उस बेचने से जितना भी पैसा मिला वो आपका क्या है, रिवेन्यू है। पर प्रॉफिट क्या होता है, अब ये देखिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच तो दी, लेकिन इसको बनाने में कुछ कॉस्ट आई होगी, है ना, कुछ इसको बनाने में कॉस्ट आएगी। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया है रिवेन्यू में। रिवेन्यू में डायरेक्टली हमने देखा सेल से कितना पैसा हमारे पास आया है वही हमारा रिवेन्यू हो गया। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में जो भी रिवेन्यू होता है उसमें कॉस्ट का पैसा हम माइनस कर देते हैं। जैसे समझिए हमको ये, जैसे मान लेते हैं पेन है, ठीक है, पेन बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, 100 रुपीज। पेन बनाने में कॉस्ट कितनी आई थी, 100 रुपीज, और उसको हमने बेचा कितने में, 150 रुपीज में, यानी कि 100 रुपए बनाने में इसकी लागत आई थी और उसको बेचा हमने कितने में, 150 रुपए में। तो अब हम बात करें रिवेन्यू कितना हुआ, तो रिवेन्यू हमारा कितना है, जो हमारा जितने सेल होती है वही हमारा रिवेन्यू हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट, लाभ की बात करें तो क्या होता है कि उस रिवेन्यू में से कॉस्ट का पैसा हम क्या करते हैं, जो भी लागत आई है वो माइनस कर देंगे। तो देखिए रिवेन्यू आपका कितना हुआ, 150 माइनस कर दिया 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 50। ये हुआ आपका प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ध्यान समझिएगा, जितना भी पैसा हमको सेल करने पे मिल रहा है वो हमारा रिवेन्यू,
और जितना भी पैसा हमको मिला उसमें से अगर हम कॉस्ट जितनी हमने उसके प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगाई है, अगर वो कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक वर्ड होता है एक्सपेंस और एक वर्ड होता है एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में तो व्यय ही बोलते हैं। ठीक है, व्यय व्यय बोलते हैं या फिर उसको खर्चा बोलते हैं। व्यय बोलेंगे या फिर खर्चा बोलेंगे। देखिए कोई भी बिजनेस कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। ठीक, जैसे कोई भी कंपनी है तो वो जहाँ पे जिस बिल्डिंग में कंपनी का ऑफिस होगा उसका रेंट दे रहा होगा, लाइट दे रही होगी कंपनी, लाइट का पैसा दे रही होगी, सैलरी दे रही होगी। ठीक है, अगर कुछ और भी काम हो रहा है तो उसके लिए और खर्चे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब खर्चे हैं। कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस को चलाने में जितना भी पैसा वो दूसरों को दे रहा है, यानी कि उस पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो हमारा, उसको हिंदी में व्यय बोलते हैं। यानी कि खर्चे बोल रहे हो व्यय बोल रहे, एक ही चीज होती है। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड लिखे हैं, एक है एक्सपेंस और एक है एक्सपेंडिचर। दोनों में अंतर क्या है समझिए। एक्सपेंस जो होते हैं हमारे वो रिवेन्यू अर्न करने के लिए होते हैं। ठीक, मतलब जो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं और ये डे टू डे वाले खर्चे होते हैं। लेकिन जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर यानी कि पूंजीगत स्वभाव के होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो रिवेन्यू खर्चे होते हैं वो हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं। ठीक, जैसे रोजमर्रा खर्चे अभी हमने सैलरी, रेंट, वेजेस, है ना, कमीशन, ये सब। लेकिन जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं ये कैपिटल यानी कि पूंजीगत स्वभाव के होते हैं। ये हमारे बहुत बड़े खर्चे होते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, मशीन खरीद ली। मशीन खरीदने में हमारा जो खर्चा है वो हमारा खर्चा नहीं है, एक्सपेंस नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हमने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्या है, एक्सपेंडिचर। जो हमारे कैपिटल नेचर यानी कि जो कैपिटल एक्वायर करने के लिए जो हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, और जो हम डे टू डे वाले खर्चे कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेंडिचर होता है ये थोड़ा ब्रॉडर टर्म होता है और एक्सपेंस छोटा टर्म होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर है हमारा ड्राइंग्स। बहुत अच्छा है। यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब जो ये पेंटिंग वाली ड्राइंग होती है वो ड्राइंग नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण। देखिए क्या होता है। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे क्या है, कपड़े की दुकान है। ठीक है, हमारी एक कपड़े की दुकान है। अब हम इसके ओनर हमने इसमें से दो पैंट शर्ट निकाल लिए। ठीक है, दो पैंट शर्ट निकाले खुद के पहनने के लिए, बेचने के पर्पज से नहीं, खुद के पहनने के लिए, यानी कि अपने हमने पर्सनल यूज के लिए हमने कुछ सामान अपने बिजनेस से निकाल लिया। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आहरण बोलते हैं। जब भी कोई ओनर, कोई व्यवसाय का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी सामान, चाहे वो आपका गुड्स भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो पैसा हो। अब हमने जितना पैसा हमारे बिजनेस में था हमने कुछ पैसा निकाल लिया, 5,000 रुपए हमने निकाल लिए, वो भी हमारा आहरण है। चाहे हम सामान निकालें चाहे पैसा निकालें, दोनों क्या होते हैं, दोनों ड्राइंग्स होते हैं। ठीक है, कोई भी व्यवसाय में उसका मालिक अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में आहरण बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री। देखिए स्टॉक और इन्वेंट्री सेम टर्म है, बस नाम अलग अलग है। इसको हिंदी में स्टॉक, इसको हिंदी में स्टॉक बोलते हैं, भंडार बोलते हैं और रहतिया बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी के टर्म है। ठीक है, इसको रहतिया भी बोलते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये समझिए क्या होता है, जैसे अभी हमारा वो बार बार वही एग्जांपल आ रहा है, क्लोथिंग शॉप थी हमारी ना। अब जितना सामान हमारी दुकान में रखा हुआ है, जितना सामान हमारी दुकान में रखा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या है हमारा, वो हमारा रहतिया है, यानी कि स्टॉक है। जो भी सामान किसी भी बिजनेस में रखा हुआ है बेचने के लिए वो क्या होता है, हमारा स्टॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट टर्म क्या है। देखिए ये टर्मिनोलॉजी आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि ये क्या होता है। ठीक है, स्टॉक क्या है, ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स क्या होती है ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे आपको, ठीक है,
आगे बहुत सारी थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं, इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, और किसी का कोई चैट तो नहीं आया है? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक वर्ड होता है अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखा प्राप्य, यानी कि प्राप्य लेखा। ठीक है, जब भी आपका वर्ड है अकाउंट रिसीवेबल्स तो इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है डेटर, ठीक है, और एक होता है क्या, बिल्स रिसीवेबल्स। जब भी अकाउंट रिसीवेबल है तो दो टर्म याद रखिएगा, एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, लिखा है यहाँ पे, हिंदी में बोलते हैं देनदार, डेटर को क्या बोलते हैं, देनदार, और एक होता है क्रेडिटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेनदार। अब समझते हैं इसको, क्या होता है डेटर, क्या होता है क्रेडिटर। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए ने, जो मिस्टर ए थे, इन्होंने एक शॉप से बुक खरीदी थी। ध्यान से एग्जांपल समझिएगा, इसी में आपको डेटर और क्रेडिटर दोनों समझा देंगे हम। ठीक है, मिस्टर ए जो थे, मिस्टर ए ने बुक खरीदी थी। अब बुक का ओनर मान लेते हैं, बुक का ओनर है बी। ठीक है, अब देखिए डेटर ने क्या किया, इस मिस्टर ए ने यहाँ इनसे बुक खरीदी थी, क्या खरीदी थी, बुक खरीदी थी, और इन्होंने क्या की थी, इन्होंने बुक बेची थी। अब वो क्या हुआ था, उधार। ध्यान रखिएगा, उधार के ही केस में, यानी कि जब क्रेडिट में परचेज या सेल होगा तभी ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डेटर और क्रेडिटर आएगा। अगर नगद में हुआ, हमने 500 रुपए इनको दे दिए, किताब ले ली, तो डेटर क्रेडिटर का कोई वहां पे टर्म नहीं यूज होना है। ठीक है, वो तो कैश सेल हो गया। जब भी उधार बिक्री की बात होगी, उधार बिक्री मतलब जब भी क्रेडिट सेल की बात होगी तभी ये डेटर और क्रेडिटर बनेंगे। अब समझिए भाई एग्जाम्पल में, बुक कितने की थी, 500 रुपए। अब मिस्टर बी ने ए को क्या की, किताब बेची। अब बी को क्या करना चाहिए, बी को उसका पेमेंट करना चाहिए उन्हें, लेकिन अब ये उधार है तो अभी तो पेमेंट हुआ नहीं होगा। ठीक, तो अब मिस्टर ए को पैसा जो देना है, तो ये क्या हुए, जिसको पैसा देना होता है वो होता है देनदार, जिसको पैसा देना होता है वो क्या होता है, देनदार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ठीक, जिसको पैसा देना होता है वो होता है हमारा डेटर या देनदार। अब जिसको पैसा लेना है, अब पैसा किसको लेना है, बी ने, क्योंकि बी ने बुक सेल की थी, बुक किताब बेची थी, तो बी क्या करेंगे, पैसा उनसे लेंगे। तो जो पैसा लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, लेनदार या क्रेडिटर। ठीक है, सिंपल सा है, जिसको पैसा देना है वो हमारा देनदार यानी कि डेटर, जिसको पैसा लेना है वो हमारा लेनदार या क्रेडिटर हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और होता है बिल्स रिसीवेबल्स, भी समझ लेते हैं। अब वही सेम क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। ठीक, अब इसी में, अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने उधार बेचा था, तो बी था बहुत होशियार आदमी था, होशियार आदमी था, उसने सोचा कि अगर ये बाद में हमारा पैसा नहीं दे पाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो बी ने क्या किया, एक बिल लिखा, एक क्या लिखा, बिल लिखा, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक, एक बिल लिखा, उसमें बी ने लिखा कि हमने, आज कितनी डेट है, आज है 20 नवंबर। बी ने क्या लिखा कि आज 20 नवंबर को हम ए को एक किताब बेच रहे हैं 500 रुपए की, और ए हमको इसका पैसा 1 महीने के बाद, यानी कि 20 दिसंबर को ये इसका पैसा देंगे। एक बिल लिख दिया और उस बिल पे इनकी साइन करवा ली। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब होगा क्या, 1 महीने के बाद ये मिस्टर ए आएंगे, इस पैसे का पेमेंट बी को कर देंगे और बी इनको ये बिल वापस कर देंगे। अब एक और केस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, अभी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे हम, तो उसमें भी बताएंगे और यहाँ भी बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी को पैसा की जरूरत पड़ गई 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मिस्टर बी को पैसे की जरूरत पड़ गई, लेकिन इनको पैसा मिलने कब वाला है, 20 दिसंबर को पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे की जरूरत इनको पड़ गई 1 दिसंबर को। तो ये जो इन्होंने बिल बनाया था, ठीक है, बिल होगा सेलर के पास। अब ये बिल लेके कहाँ पे चले जाएंगे, ये बिल लेके चले जाएंगे बैंक के पास, ये बिल लेके चले जाएंगे बैंक के पास, और बैंक से बोलेंगे ये देखिए मिस्टर ए के ऊपर हमने बिल लिखा था जो कि 500 रुपए का है, और इसका पैसा हमको 20 तारीख को मिलने वाला है।
लेकिन पैसे की जरूरत हमको आज है, तो आप बैंक से क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा कि आप ये बिल ले लो हमसे और उसके बदले हमको पैसा दे दो। ठीक, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये भी एक टर्म आप नोट कर लीजिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिल भुनाना। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को बोलते हैं बिल भुनाना। अब ये किस केस में हुआ कि ये जब बिल लिखा जाएगा और उसको पैसे की जरूरत सेलर को पहले पड़ गई तो वो बिल को क्या करेगा, बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं बिल रिसीवेबल क्या होता है, जिसके पास वो बिल है। बिल किसके पास था, मिस्टर बी के पास। बिल किसके पास था, मिस्टर बी के पास, तो वो क्या हो गए, बिल्स रिसीवेबल। ठीक, तो हमारा जो डेटर होता है और बिल्स रिसीवेबल, उसको क्या बोला जाता है, उसको अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं। जिसको पैसा, जो पैसा हमको दे रहा है वो हमारे डेटर। अब बिल हमने लिखा है, बिल का तो पैसा ए पे बिल लिखा गया था ना, ए बिल किसको, उसका पैसा किसको देंगे, बी को देंगे। ए हमारे डेटर भी हो सकते हैं, अगर बिल लिखा गया है तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अब ये बी क्या थे हमारे, बी क्या थे, बी को पैसा लेना था तो वो क्या हो गए, लेनदार। ठीक है, और बिल इन्होंने लिखा था तो इनको बिल क्या करना है, बिल का पेमेंट किसको करना है, मिस्टर बी को, तो ये क्या हुए, बिल्स पेबल कहलाए। ठीक है, तो ये हमारा डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया। चलिए, अपोजिट टर्म्स हैं दोनों। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर अपोजिट टर्म्स हैं। फिर देखते हैं, हमारे यहाँ पे एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बकाया, या फिर हिंदी में एक और टर्म होता है अदत। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया या अदत। अब इसको खर्चा भी हमारा बकाया हो सकता है और हमारी आय भी बकाया हो सकती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम समझ लीजिए। आप सिर्फ मतलब समझिए आउटस्टैंडिंग का, एक्सपेंस और इनकम तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अदत, यानी कि बकाया। बकाया का मतलब क्या होता है, जिसको अभी तक दिया नहीं गया है। हमने कल आपको बताया था कि जो हिंदी के टर्म्स होते हैं ना, इसको आप तोड़ के भी इसका मतलब समझ सकते हैं। तो इसका अदत्त को अगर हम करेंगे तो आ प्लस दत्त। आ मतलब होता है नहीं, आ मतलब होता है क्या, नहीं, और दत्त मतलब क्या होता है, दिया। जो पैसा अभी तक नहीं दिया है वो क्या है, अदत्त है। जो भी पैसा अभी तक नहीं दिया है वो क्या है, अदत्त, उसी को बकाया बोलते हैं। अगर हमने खर्चा किया था, ये 50 रुपए का हमने पेन खरीद लिया था, लेकिन ये पैसा अभी नहीं दिया है, तो पेन खरीदना हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है, और खर्चे का पैसा अभी हमने नहीं दिया है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, बकाया खर्च, यानी कि अदत्त व्यय। खर्च को व्यय भी बोलते हैं। ठीक, अगर वहीं पे आय की बात है, अब ये मान लेते हैं हमने दूसरे को ये पेन बेचा था, अब हमको पैसा अभी नहीं मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं, बकाया आय। ठीक है, बकाया का मतलब समझ में आ गया, जो अभी तक हमने नहीं दिया है हमको देना है। ठीक है, अगर उसके साथ एक्सपेंस लग जाता है तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे, अगर इनकम लग जाती है तो आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे की देखते हैं। फिर आखिरी एक और है हमारा बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। सबने लगा बनाया होगा ये, ठीक है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनकी बैलेंस शीट लास्ट में मैच करती है। ठीक है, जिनकी मैच कर जाती है बहुत अच्छी बात है, जिनकी मैच नहीं करती है अब हमारे पढ़ाने के बाद मैच कर जाएगी उनकी भी। देखिए आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, कोई भी कंपनी होता है, जैसे देखिए रिलायंस है, टाटा ग्रुप है। ठीक है, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, ये कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये कंपनी को खर्चा हो रहा है ज़्यादा, ये नुकसान में जा रही है, वो कैसे देख के पता लगाते हैं हम, उसकी बैलेंस शीट देख के पता लगाते हैं। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या होता है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति को बताता है क्या, बैलेंस शीट की। ये कंपनी क्या, इसके पास एसेट कितनी है, यानी कि संपत्ति कितनी है, कितनी दायित्व है, क्या इसको लाभ हो रहा है, क्या इसको हानि हो रहा है, तो वो सब हमें कहाँ से पता चलता है, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट से। ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, बैलेंस शीट इज, यानी कि बैलेंस शीट है, तो एक ऑप्शन में लिखा था कि ये एक अकाउंट है, ये एक, उसमें एक था कि ये आर्थिक
स्थिति बताती है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन था कि फाइनेंशियल पोजीशन, कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है हमको, एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा इंसॉल्वेंट, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म है, ये टर्म आपका यूज होगा, इसका एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी में। ठीक है, दिवालिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी संपत्तियां क्या हैं, उसके दायित्व से ज्यादा है। जैसे समझिए हम हैं, एक मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब इसको जब इन्हें पेमेंट करना था तब ये इसका भुगतान नहीं कर पाए। इन्होंने पैसा तो ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया 10 लाख रुपए, लेकिन जब देने की बारी आई तब इनके पास पैसा ही नहीं था क्या करने के लिए, देने के लिए। तो बैंक क्या करेगी, इनकी जितनी भी संपत्ति होगी, जितनी भी एसेट होगी, वो सब बेच देगी, फिर उससे अपना पैसा रिकवर करा लेगी। लेकिन अब इनके पास जितनी भी इनकी टोटल एसेट थी, टोटल एसेट इनकी 3 लाख रुपए की ही थी। ठीक, तो ये केस क्या हो गया, ये केस हो गया दिवालिया का, कि जब उनकी, और जो लोन लिया है, लोन आपका क्या है, लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी आपकी आपकी एसेट यानी कि आपकी संपत्ति से ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दिवालियापन बोलते हैं। तब मिस्टर ए को क्या करेगा, ये दिवालिया घोषित हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिवालिया घोषित कौन करता है, तो दिवालिया घोषित कोर्ट करता है, न्यायालय करता है। ठीक है, आप खुद से, मिस्टर ए खुद से नहीं कह सकते हैं कि हम दिवालिया हो गए, अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। वो कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि न्यायालय डिसाइड करेगा कि आप दिवालिया हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए, क्या मिस्टर ए अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करने में समर्थ है, अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे। तो जो कोई भी, चाहे वो यहाँ पे पर्सन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, जब भी कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई अगर इंसान, व्यक्ति है, अगर वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, उसको दिवालिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ 15 से 20 बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई है। यही आपको अगले आने वाले टाइम में, अगले आने वाले चैप्टर्स में आपको ये वर्ड यूज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारा पेड वर्जन भी, पेड क्लासेस भी खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच चलाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आपको जो नंबर दिया गया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, वो हमारा था मूल शब्दावली का। ठीक है, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, लेखांकन सिद्धांत, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इससे आपका हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस आपसे पूछी जाती हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं समझते हैं। ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था कि लेखांकन क्या होता है, कल हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग क्या होता है, कि अकाउंट में हम किस तरह से जर्नल एंट्री बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ठीक है, कैसे हम मेजर करेंगे कि ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। अकाउंटिंग करने के लिए जो भी आपके नियम बनाए गए हैं, जो भी आपके तरीके बताए गए हैं, जो भी आपके रूल्स बनाए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि अकाउंटिंग करने के जो नियम हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि लेखांकन सिद्धांत। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, जो भी अकाउंट करने के, जैसे आपने मैथ में आप मैथ सॉल्व करते हैं ना, गणित, उसमें भी आपको क्या मिलते हैं, फॉर्मूले मिलते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा, ये इस तरह से, तो उसके लिए फॉर्मूले बने। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह का रूल ही तो होता है, कि अगर आपको a + b² का फॉर्मूला लगाना है, तो आप यही तो लगाएंगे, a² + b² + 2ab। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है a + b² का,
तो आप यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसकी जगह आप अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? सेम उसी तरह से आप, जिस तरह से मैथ में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह से आपको अकाउंट में बनाने, अकाउंटिंग करने के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर इन नियमों के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आप अकाउंटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। और जो अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? क्या होता है मेन पर्पस? कल हमने बताया था आपको, यही पता करना है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। यही तो पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। मेन पर्पस तो हमारा यही रहता है ना, कि ये पता करना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम नहीं पता कर पाएंगे। अब समझते, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है? अकाउंट करने के जो नियम होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखते हैं, लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स एंड guidelines that companies are required to follow when reporting the accounts and financial data। क्या बोल रहा है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जर्नल क्या है, रूल और गाइडलाइंस हैं जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। कब? जब वो रिपोर्टिंग कर रही हो या अपने अकाउंट्स बना रही हो, फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा कर रही हो, उसको रिकॉर्ड कर रही हो, तो उस समय हमको इन्हीं रूल और रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाता कौन है, कहाँ से बन के आते हैं? क्या ये पूरे विश्व के लिए यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, या सर नेशनल लेवल पे यानी कि देश पे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर दोनों जगह पे काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कौन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको FASB भी बोलते हैं, ठीक है? हमारे अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन बनाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाते हैं, जब वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FASB, तो आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है? ये क्या करता है? इशू करता है क्या? स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन इशू करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे आप लोग कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपसे, डायरेक्टली पूछ सकता है किसको फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी चीज क्या बोल सकता है कि बताइए लेखांकन सिद्धांत कौन इशू करता है, तो आपको यही बताना है, ठीक है? और इनको, और यूएस में इन्हीं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इन्हीं को गैप बोला जाता है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गैप, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे पेपर में, ठीक है? हो सकता है कि इस बार पेपर में आपसे पूछ ले, क्योंकि फुल फॉर्म से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो गैप का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? ये हुआ हमारा बेसिक कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है? कि वो नियम जिन पर क्या है पूरी अकाउंटिंग आधारित है, उन्हीं पर पूरी अकाउंटिंग बेस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम करना है, तो उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है कॉन्सेप्ट और एक है कन्वेंशन। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवधारणा। और कन्वेंशन को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन को बोलते हैं प्रथाएं एवं मान्यताएं। इसको हिंदी में प्रथाएं बोलते हैं और मान्यताएं भी बोलते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो भागों में बांट दिया गया, कॉन्सेप्ट है, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं। अब इन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है? तो देखते हैं कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? इनके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसी तरह से चार हमारी कन्वेंशंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी अवधारणा है ये सिर्फ चार ही हैं, इनके अलावा कोई और अवधारणा नहीं है आपकी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए, आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है? उसमें से बोलेगा बताइए इसमें से कौन सी कन्वेंशन है, ठीक है? कौन सी प्रथाएं हैं इसमें, तो आपको इन्हें चारों नाम याद करने हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सी
प्रथा है और कौन सी नहीं है। इसमें से आपको तीन, जैसे मान लेते हैं ये तीन उठा के दे दिया और एक मटेरियलिटी दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, बताइए, आपसे पूछेगा क्या, बताइए इन चारों में से कौन सी प्रथा है। ठीक, तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, आप चार नाम इनके ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे क्या हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, चलिए। हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन की अवधारणाएं में सबसे पहली हमारी, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी इसको याद कर सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट में, किस अवधारणा में क्या बताया गया है और ये क्यों बनी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको कहीं कहीं पर इसको कहीं कहीं पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है ना, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, आपसे नाम भी पूछ सकता है कि इसका और नाम क्या है। ठीक है, तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। आप समझिए क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जो अकाउंटिंग करने का तरीका होता है उसमें साफ साफ ये बोला गया है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आप बिजनेस और उसके ओनर को, दोनों को एक नहीं मानना है। बिजनेस और उसका ओनर ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग माना गया है। ठीक है, इस अवधारणा के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो बिजनेस और जो उसका ओनर है इनको अलग अलग माना जाता है। अगर एक मानेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। कैसी दिक्कतें आने वाली है सर, जैसे अब बिजनेस में क्या हो रहा है कि हम बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें जो मालिक है, यानी कि मान लेते हैं हम अपने पर्सनल खर्चे भी कर रहे हैं, हम कहीं पे घूमने चले गए, कुछ खाने पीने चले गए, कुछ हमने शॉपिंग कर ली, तो वो भी खर्चे, और जो बिजनेस खर्चे जैसे कुछ हमने सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, लाइट दे दिया, अगर ये दोनों खर्चे एक साथ हम एक जगह पे लिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा बिजनेस का है, कौन सा पर्सनल खर्चा है ना। इसी वजह से बोला गया कि बिजनेस खर्चों को अलग रखिए और ओनर को अलग माना गया है। इस वजह से ओनर अपना अलग खर्चा करेगा, करे ना रिकॉर्ड करे ना करे, लेकिन बिजनेस को क्या करना है, सिर्फ उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस के लिए किए गए। ओनर ने क्या किया उससे मतलब नहीं है। यही हमारा कॉन्सेप्ट बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा सोच के बताइएगा इसका जवाब। अभी हमने पढ़ा था कैपिटल यानी कि पूंजी क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि पूंजी क्या होता है। पूंजी क्या होता है कि जो भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगाता है ना उसको पूंजी बोलते हैं। अब देखिए पूंजी किसने लगाया, मालिक ने, ओनर ने। ठीक, तो पूंजी क्या होनी चाहिए थी, ओनर बिजनेस की संपत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आज तक कभी आपने कैपिटल को बैलेंस शीट में एसेट साइड देखा है, नहीं देखा है। कैपिटल हमेशा जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, इस तरह से होती है ना, इधर आपकी लाइबिलिटीज होती हैं सारी और इधर क्या होती हैं, आपकी एसेट्स होती हैं। तो कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड आता है, कभी एसेट साइड नहीं आता है, हमेशा लाइबिलिटी साइड आता है। क्यों आता है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल है किसने लगाई है, कैपिटल किसने लगाई है, ओनर ने। और ओनर और कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अब ये कंपनी को कैपिटल मिली है ना, यानी कि कंपनी को कैपिटल मिली तो उसको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है, यानी कि उसको वापस करना है। तो वो इस वजह से उसको क्या माना जाता है, लाइबिलिटी मानती है कंपनी, एसेट नहीं मानती। यही रीजन है कि कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको एक बार समझ में आ गया, इसको अच्छे से क्या लिखा है वो समझा देते हैं आपको। देखिए लिखा है दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेपरेट्स द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। क्या बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है किसको, बिजनेस को उसके ओनर से, यानी कि उसके मालिक से।
As far as accounting is concerned, the owner and the business are two separate entities. ये अकाउंटिंग क्या करती है, ये कंसर्न करती है कि इसका जो ओनर है और बिजनेस है ये दो अलग अलग बातें हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया, ठीक है। दिस विल हेल्प द अकाउंटेंट टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पर्सनल। अभी हमने बताया था ना आपको कि बिजनेस कुछ और खर्चा कर रहा है और उसका मालिक कुछ और खर्चा कर रहा है, तो दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से दोनों को अलग अलग रखा जाता है ताकि जो अकाउंटेंट है ना वो आइडेंटिफाई कर पाए, वो पहचान पाए कि कौन से बिजनेस के खर्चे हैं और कौन से उसके मालिक के खर्चे हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एओपी। एओपी का ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, जब हम आपको टैक्स पढ़ाएंगे तो उसमें है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए क्या है, मस्ट फॉलो दिस अजम्पशन। हर जगह आपको यही, जहां जहां पर अकाउंटिंग, अभी मैंने बताया ना, जहां पर भी आपको अकाउंटिंग करनी है वहां पर आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो आपको चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो आप, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो ही करना है, ठीक है। ठीक, नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसका पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बैच हमारे यहाँ चलता है, जैसे हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चलता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वीडियोस देखेंगे, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तब भी इसको लाइक करिए। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उनको बुला लीजिए, खत्म हो गया, इसको खत्म करना है, बुलाइए उनको बुलाइए।